सोचिए, एक ऐसी नेता जिन्हें लोग कभी अपने देश की आयरन लेडी कहते थे, जिन्होंने पूरे 15 साल तक देश पर शासन किया। और आज वो एक भगोड़ी हैं जिन्हें मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शेख हसीना की, जो बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहीं। उनकी पहचान एक बहुत ही ताकतवर नेता की थी, जिसने देश को स्थिरता दी और आर्थिक तरक्की की राह पर आगे बढ़ाया। लेकिन आज की तस्वीर बिल्कुल अलग है। वो अपने ही देश से भागने पर मजबूर हो गईं और फिलहाल भारत में शरण लिए हुए हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि बांग्लादेश की एक अदालत ने उनकी गैर मौजूदगी में ही उन्हें मौत की सजा सुना दी है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? सत्ता के शिखर पर बैठी एक नेता का इतना बड़ा और नाटकीय पतन कैसे हो गया? चलिए आज इसी पूरी कहानी को समझते हैं, परत दर परत। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, शेख हसीना के अतीत में। उनकी ताकत की जड़ें उनके परिवार और बांग्लादेश के इतिहास से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। शेख हसीना असल में बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। 1975 में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई जब उनके पूरे परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वो उस वक्त देश से बाहर थीं, इसलिए बच गईं। सोचिए, इस एक घटना ने उनकी जिंदगी और उनकी राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसके बाद उनका जो पॉलिटिकल सफर रहा, वो भी काफी उतार चढ़ाव वाला था। 1981 में वो देश वापस लौटी और अपने पिता की पार्टी को संभाला। 1996 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी और फिर आया 2009, जहां से उन्होंने लगातार 15 साल यानी 2024 तक देश पर राज किया और फिर उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि उनके 15 साल के राज में कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि उनके दौर को कई बड़ी उपलब्धियों के लिए भी जाना जाता है। बांग्लादेश की इकोनॉमी ने जबरदस्त तरक्की की, लाखों लोग गरीबी से बाहर निकले। इतना ही नहीं, रोहिंग्या शरणार्थियों को पनाह देने के लिए तो उनकी सरकार की दुनिया भर में तारीफ हुई। मतलब वो वाकई एक पावरफुल लीडर थी। लेकिन फिर धीरे धीरे हालात बदलने लगे। देश के अंदर आर्थिक और सामाजिक टेंशन बढ़ रही थी और बस एक चिंगारी की जरूरत थी, जिसने देखते ही देखते पूरे देश में आग लगा दी। ये कहानी का वो टर्निंग पॉइंट है जहां से सब कुछ बिखरना शुरू हो गया। 2024 आते आते बांग्लादेश की इकोनॉमी पर भारी दबाव था। महंगाई 10% तक पहुंच चुकी थी और सोचिए 20% युवा बेरोजगार थे। ये बहुत बड़ा नंबर है। जाहिर है लोगों में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा था। और इस बढ़ते गुस्से में घी का काम किया एक पुराने जॉब कोटा सिस्टम ने। हुआ ये कि अदालत ने इसे फिर से लागू कर दिया। इस सिस्टम के तहत 30% सरकारी नौकरियां स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए रिजर्व थीं। अब स्टूडेंट्स को लगा कि ये तो उनके भविष्य के साथ सरासर नाइंसाफी है। और यहीं पर शेख हसीना ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। जब स्टूडेंट्स ने आंदोलन किया तो उन्होंने प्रदर्शनकारियों को रजाकार कह दिया। आपको बता दूं, ये एक बेहद अपमानजनक शब्द है। ये उन गद्दारों के लिए इस्तेमाल होता है जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई का विरोध किया था। बस इस एक बयान ने आग को और भड़का दिया। इसके बाद जो हुआ, उसने हसीना के शासन के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। सरकार ने फैसला किया कि इन प्रदर्शनों को ताकत से कुचला जाएगा और इसी फैसले से पूरा देश भड़क उठा। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की इस कार्रवाई में करीब 1400 स्टूडेंट्स मारे गए। सोचिए, 1400। यह आंकड़ा वाकई दिल दहला देने वाला था और इसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। और उनका पतन इतनी तेजी से हुआ कि किसी को यकीन नहीं हुआ। सिर्फ 3 दिन लगे। पहले प्रदर्शन पूरे देश में फैल गए, फिर सेना ने अपने ही लोगों पर गोली चलाने से साफ मना कर दिया और बस 5 अगस्त को शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और वो देश छोड़कर भारत आ गई। हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार बनी, जिसे लीड कर रहे थे नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस। और फिर शुरू हुआ हिसाब किताब का दौर। एक ऐसा दौर जिसका अंत हसीना के लिए मौत की सजा के तौर पर हुआ। ढाका में एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया गया और उन पर जो आरोप लगे वो बहुत गंभीर थे, जैसे मानवता के खिलाफ अपराध, सत्ता का गलत इस्तेमाल और प्रदर्शनों के दौरान बड़े पैमाने पर हत्याओं का आदेश देना। इन्हीं आरोपों में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन हसीना ने इस पूरे मुकदमे को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि ये सब एक तरफा है
और उनसे राजनीतिक बदला लिया जा रहा है। उन्होंने तो यहां तक चुनौती दे डाली कि अगर निष्पक्ष सुनवाई करवानी है तो उनका ट्रायल हेग में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में करवाओ। और यहीं आके ये पूरा मामला एक बड़ी बहस का मुद्दा बन जाता है। क्या ये सच में न्याय है या फिर ये सिर्फ सत्ता बदलने के बाद लिया जाने वाला एक राजनीतिक बदला है? इस बहस के देखिए दो पहलू हैं। एक तरफ लोग बांग्लादेश में हुए ट्रायल पर सवाल उठा रहे हैं कि ये उनकी गैरमौजूदगी में हुआ और ये राजनीतिक बदला लगता है। वहीं दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि एक इंटरनेशनल ट्रायल ही सही होता, जहां जज निष्पक्ष होते हैं, पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होती है और कोई राजनीतिक दबाव नहीं होता। तो शेख हसीना की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जो कुछ भी हुआ, क्या वो उन पर लगे गंभीर आरोपों का इंसाफ है या फिर ये बांग्लादेश के लिए एक नए और शायद और भी गहरे संकट की सिर्फ शुरुआत है? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।